नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 फरवरी 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। एक आर्टिकल है जो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके है। रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हुए और वहां की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी चित्रा रामकृष्ण, इनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए गए, इनके सीईओ के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए गए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू ऑथर ने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स में खामियां ढूंढने के बजाय बेटर ये रहेगा कि आप कॉर्पोरेट कल्चर की खामियां को खंगालो। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा, जस्ट इस वीडियो के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है चाइना, जो इंटरनेशनली रिटन एग्रीमेंट्स है इनका जो वायलेशन करता है, इंटरनेशनल लॉ को एक्सप्लॉइट करके चाइना अपने फेवर में लाके दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट जब एग्रेसिव बिहेवियर करता है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल लॉ का प्रयोग करते हुए हर इंटरनेशनल ग्रुपिंग में चाइना को काउंटर करना चाहिए। अब जो स्ट्रैटेजी यहां पे ऑथर ने बताई वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी उतनी सक्सेसफुल होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो एक तो ये आर्टिकल मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मनरेगा के बजट एस्टिमेशंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। किस प्रकार से सवाल उठाए? देखिए, सवाल तो उठाए जाएंगे। 73,000 करोड़ रुपए का इस साल में एलोकेशन हुआ है मनरेगा को, और पिछले साल का 20,000 करोड़ का उधार है, तो लगभग 53,000 करोड़ रुपया ही एलोकेट किया गया इफेक्टिवली मनरेगा को इस साल। तो इन एलोकेशंस को लेकर एक व्यू पॉइंट दिया गया, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर मदर टंग, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आपको याद होना चाहिए, बांग्लादेश जो कंट्री बनी थी ना, वो लैंग्वेज के आधार पर बनी थी, वो धर्म के आधार पर नहीं बनी थी। पहले आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो आज का पाकिस्तान और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये दोनों एक कंट्रीज हुआ करती थी। तो बांग्लादेश में भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। वेस्ट पाकिस्तान वालों ने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया बांग्लादेश की, बांग्लादेश वाले बांग्ला बोलते थे। तो यहां पे धर्म के नाम पे कंट्री नहीं बनी है, यहां पे भाषा के नाम पे कंट्री बनी। और मारा काटी कितनी हुई है ये आपको बहुत हद तक पता है। तो इस रिस्पेक्ट में आज के दिन का मतलब 21 फरवरी, आज तो खैर 22 फरवरी को लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, 21 फरवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, आज की डेट में इंडिजीनियस लैंग्वेजेस जब एलिमिनेट हो रही हैं कैसे उनको बचाया जाए, इस रिस्पेक्ट का व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। और अगला है द डीएमके सरप्राइजिंग साइलेंस। ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया जा रहा है। इस फ्रेमवर्क को प्रिपेयर किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ओवरऑल प्रायोरिटीज के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है, और इसकी तैयारी में तमिलनाडु की सरकार की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। तमिलनाडु की तरफ से रिस्पांस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड की जो भी पॉलिसीज केंद्र की सरकार बनाती है, कहीं ना कहीं तमिलनाडु उसको काउंटर करता है। अभी इस पॉइंट पे तमिलनाडु का इंगेज करना जरूरी है, क्योंकि जब ये लॉ इंप्लीमेंट होने लगेगा उस समय पे तमिलनाडु काउंटर करेगा तो चीजें थोड़ी सी आप कह लो कि डिस्टेबलाइजिंग सी दिखेंगी। तो इस व्यू पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई विल स्टार्ट दिस वन, प्रोटेक्ट द मदर टंग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, उससे खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट्स है, कुछ नई चीज अगर आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ब्लड स्ट्रेन्ड streets of Dhaka in 1952 are a powerful reminder of the vitality of our mother languages even today। अभी बात करेंगे इसके बारे में। वैसे तो 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के कुछ लोगों को ऑनर किया जाता है जो कि अपनी मदर टंग बांग्ला को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। उस समय पे वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स की चलती थी। आज का बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान में जो लैंग्वेज डोमिनेंट थी वो थी बंगला, लेकिन उनके ऊपर इंपोज क्या की गई? उनके ऊपर इंपोज की गई उर्दू। मार्च 1948 में जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान के बर्थ के बाद जो लीडर था पाकिस्तान का, मोहम्मद अली जिन्ना, इसने क्या बोला कि भाई पाकिस्तान की जो स्टेट लैंग्वेज है उर्दू, वो बांग्लादेश की भी होगी। मतलब उस समय पे बांग्लादेश नहीं था, उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। जबकि डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान में जब ज्यादातर लोग बांग्ला बोल रहे हैं तो आप बांग्ला भाषा को वहां की ऑफिशियल भाषा बनाओ, लेकिन उर्दू को बना दिया गया। बांग्ला ऑलमोस्ट बैन सी हो गई। बांग्ला
ज्यादातर लोग बोलते थे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन उनको उनकी भाषा नहीं बोलने दिया जा रहा था, उनके ऊपर उर्दू इंपोज की जा रही थी, स्टैम्प्स में, करेंसी में, हर जगह पे बांग्ला को हटा दिया गया। तो इस बात पे नाराज होकर जो बंगाली स्टूडेंट्स थे, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बवाल शुरू किया। 21 फरवरी 1952, 21 फरवरी 1952 को यहां पे प्रोटेस्ट किया गया। जब प्रोटेस्ट किया गया तो उस समय पे पाकिस्तान के लीडर्स ऐसे बेवकूफ थे, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर फायर कर दो। फायर किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहां पे मौत हो गई। और तब से आप देखो तो 21 फरवरी को माना गया है शहीद दिवस, मार्टियर्स डे इन बांग्लादेश। शहीद सलाम, बरकत रफीक, शफीउर रहमान, अब्दुल जब्बार नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे जान चली गई थी। तो इस दिन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी लोग अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे देते हैं। इस कंटेक्स्ट में इस दिन को याद किया जाता है, समझ गए। और इस इवेंट के बाद पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्हें बांग्ला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना पड़ा 1954 में। देखिए, यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया भी आजाद हुआ, पाकिस्तान भी अलग हुआ। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी माइनॉरिटीज को किसी भी प्रकार का सपोर्ट, रिकॉग्निशन नहीं दिया। आज की डेट में हिंदू, सिख माइनॉरिटीज वहां पे ना के बराबर हैं। उन्होंने भाषा के बेसिस पे माइनॉरिटीज को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। बांग्लादेश के आज के डेट में रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम ही हैं, लेकिन धर्म होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा तक उर्दू उनके ऊपर इंपोज की। और इफेक्ट क्या हुआ फाइनली कि ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया। इंडिया आज की डेट में प्रोलिफरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया ने अपनी हर तरीके की माइनॉरिटीज को, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, एथनिक ट्राइबल माइनॉरिटीज हो, सबको इंपॉर्टेंस दी है, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसलिए आज की डेट में इंडिया एक है और थ्राइव कर रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। लैंग्वेज मूवमेंट जो थी अब बांग्लादेश के अंदर, उसने बांग्लादेश के बंगाली लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी दी, और वो नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर रही थी। पाकिस्तान के रूलर्स को भी सही समय पे समझ में नहीं आया कि एक लिमिट से ज्यादा चीजें अगर बांग्लादेश के लोगों के ऊपर इंपोज करोगे तो उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और उसके बाद देखोगे स्टूडेंट मूवमेंट 1962 में हुआ, 1962 में, 1969 में हुआ, और फाइनली 1971 में तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो गया। और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के साथ पंगा पड़ गया महंगा। इंडिया से साथ जंग छिड़ी, और जंग छिड़ी, बांग्लादेश हो गया यहाँ पे आजाद। लेकिन ये जो आजादी की चिंगारी थी, ये उठी कहां से थी? लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट से। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बवाल भाषा के आधार पर शुरू हुआ था। यह भी बात सच है कि इंडिया उस समय पे अगर बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं करता तो बांग्लादेश कभी आजाद नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंगारी थी आजादी की, वो कहां से उठी थी? तो वह भाषा से उठी थी। ठीक है, तो एक कल्चर के फाउंडेशन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कुछ है तो वो है भाषा। Language is the exact reflection of character and growth of speakers. Language is the most powerful tool that forges social, economic and cultural ties. Multilingualism, intercultural communication, ये सब growing phenomena है, इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ के रखता है लैंग्वेज। अब आज के ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टेडनेस की दुनिया में जो मेजरली स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं वो घट रही हैं। वो बस किसी एक लोकलाइज्ड इलाके तक ही लिमिटेड रह गई हैं, उनमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी खंगालनी है, तो मान लीजिए प्रो इंडिया अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी खंगालनी है तो दो भाषा, या तो इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो। इंग्लिश लिखने में, बोलने में, और हिंदी कम से कम बोलने में तो आनी चाहिए अगर नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में जाके आपको रहना है तो। क्योंकि नॉर्थ इंडिया किसी स्टेट में सड़क पे अगर अंग्रेजी बोलते नजर आओगे तो अजीब ही समझा जाएगा, नॉर्मल कोर्स में लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी को सीखने के चलते क्या होता है कि जो हमारी मदर लैंग्वेजेस को हम भूल जाते हैं। कुछ मेजर लैंग्वेजेस है इंडिया में, जैसे कि हिंदी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, इनको उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। यहाँ पे बिल्कुल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। चूंकि जॉब मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखो तो उनकी इंपॉर्टेंस है नहीं, एक लिमिटेड लोकलाइज्ड इलाके में वो बोली जाती हैं, तो ओवरऑल उनकी यूटिलिटी कम है। तो लोग नॉर्मल कर हिंदी, इंग्लिश भाषा सीखना में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनसे उनके नौकरियों के पर्सपेक्ट्स ज्यादा खुलते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल जो मदर टंग्स है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो रही हैं, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी खतरे में। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से दुनिया भर में 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 43% भाषाएं इंडेंजर्ड हैं। इसलिए यूएन ने प्रोक्लेम किया था 2022 से 2032 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ताकि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस को समझा जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके उनको बचाया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उतना हो नहीं पा रहा है। आज की डेट में इंटरनेट इंग्लिश से भरा हुआ है,
कुछ और भाषाओं से भरा हुआ है। इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में ज्यादा आपको प्रेजेंस दिखेगा नहीं इंटरनेट पे। ये अलग बात है कि गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ हद तक इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश की है, लेकिन हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को उसके प्रति कॉम्पैटिबल बनाना, लिंग्विस्टिक डिवाइड्स को ओवरऑल ओवरकम करना, ये अपने आप में मुश्किल बात है। और जो लोकल स्पीकर्स है, अगर उनको दुनिया के साथ जुड़ना है तो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उन्हें कोई बड़ी भाषा सीखनी पड़ेगी। और फिर एक टाइम के बाद इंसान यूटिलिटी और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचने लगता है। उसको लगता है कि मेरे लिए वो कौन सी भाषा है जो मुझे पैसे कमा के दे सके। फिर उसको इंग्लिश जैसी भाषाएं नजर आती हैं तो वो अपनी लोकल भाषा को छोड़ देता है। अब अगर वो तमिल, तेलुगु, हिंदी जैसी भाषा बोलता है तो ये भाषाएं फिर भी मेजरली स्पोकन है तो ये प्रिजर्व्ड है। लेकिन जब बात आ जाती है किसी डायलेक्ट की, किसी ट्राइबल भाषा की, तो वो बैकग्राउंड में चली जाती है। उसकी प्रोटेक्शन की यहां पे कोई भी गारंटी नहीं ले रहा है और इसीलिए बहुत सारी इंडिजीनियस भाषाएं वल्नरेबल हो गई हैं, खतरे में आ गई हैं। यही यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिजीनियस भाषा के नाम पे ये जो स्ट्रगल था बांग्लादेश को, इसको याद करके ऑथर यहां पे रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और पूरी दुनिया में इंडिजीनियस भाषाओं को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अगले आर्टिकल चलते हैं। क्वेश्चंस ऑन मनरेगा बजट एस्टिमेशन। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2022-23 का जो बजट निकल के आया है ना, इसने काफी बवाल मचा दिया है। जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, फिर एक है नरेगा संघर्ष मोर्चा, इन सब चीजों ने बोला कि जितना भी अमाउंट यहाँ पे एलोकेट किया गया है मनरेगा के अंदर, वो अमाउंट बहुत कम है, इससे भाई काम चल नहीं पाएगा। अमाउंट बहुत ज्यादा लेस है, बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट है। ओके, पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी PAEG ग्रुप और NSM ने भी यहाँ पे, NSM मतलब नरेगा संघर्ष मोर्चा, इन्होंने लगातार ये क्वेश्चन, देखिए पहले जब बजट अनाउंस नहीं हुआ था तब उस समय पे इन्होंने अपना एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिया था कि कम से कम मनरेगा का बजट इतना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल PAEG नाम के इस ग्रुप ने 2022-23 के बजट में बोला कि भाई मनरेगा को कम से कम 2,64,00,000 रुपया एलोकेट करो। नरेगा संघर्ष मोर्चा ने बोला कि मनरेगा को केवल 3.64 लाख करोड़ रुपया एलोकेट करो। लेकिन भारत सरकार के प्लान अलग थे। भारत सरकार ने केवल 73,000 करोड़ 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। कहां ये 2%, 2.64 लाख, 3.64 लाख करोड़ बोल रहे हैं, कहां भारत सरकार ने 73,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए। अब देखिए, PAEG और NSM जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये जो 2.64 लाख करोड़ और 3.64 लाख करोड़ रिकमेंड कर रहे हैं, ये बेसिक इकोनॉमी तो सोचते नहीं है। इनको तो ये लगता है कि भाई पैसा बांट दो, बस पैसा आएगा कहां से, इसमें इनको दिमाग नहीं लगाना है। केंद्र की सरकार को यह भी दिमाग लगाना पड़ जाता है कि पैसा आएगा कहां से, तो पैसा आएगा कम, इस हिसाब से केंद्र की सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। लेकिन 73,000 करोड़ रुपए कम है, ये तो मानना पड़ेगा। 73,000 करोड़ रुपीज इन नो वे इज इनफ। क्यों कम है, इसके बारे में आगे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। समझिए, जो ओवरऑल पैसा पिछले साल एलोकेट किया गया था, मैं यहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स एक बार दिखा देता हूं। इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2021-22 जो चल रहा है, जो टोटल खर्चा हो रहा है ओवरऑल, वो हो रहा है 1.02 लाख करोड़ का, अगर वेज बिल, मटेरियल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन सब चीजों को माना जाए। टोटल अगर देखो आप, लगभग 1.19 लाख करोड़ 2021-22 में हमने खत्म कर दिया मनरेगा के ऊपर। शुरुआत में एलोकेट कितना किया गया था, जब 2021-22 का बजट आया था तब सरकार ने 73,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया था, किसको, मनरेगा को। ठीक है भाई, इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट सरकार ने साल के एंड पे दी 25,000 करोड़ की, तो टोटल 98,000 करोड़ रुपए आप कह लो सरकार ने एलोकेट किया मनरेगा को 2021-22 में। जो टोटल खर्चा हुआ है इस साल, वो हुआ है 1.02 लाख करोड़ का, और 2020-21 का 17,000 करोड़ का बैलेंस हमारे पास इस साल में एडजस्ट करना पड़ा। समझिए, ध्यान से सुनिएगा, 2020-21 का 17,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा था मनरेगा का, वो निकाला गया 2021-22 के बजट से, तो ये 17,000 करोड़ प्लस 1.02 लाख करोड़ हमने इस साल खत्म कर दिया मनरेगा में 2021-22 में। तो टोटल 2021-22 में मनरेगा के ऊपर खर्चा हो गया 1.19 लाख करोड़ का। सरकार ने एलोकेट कितने किए, 98,000 करोड़ रुपए। 73,000 करोड़ बजट में दिए थे, 25,000 करोड़ सप्लीमेंट्री ग्रांट, मतलब लगभग 20,000 करोड़ रुपए की मनरेगा की पेमेंट बाकी है।
तो ये 20,000 की मनरेगा की पेमेंट 2021-22 की कौन से बजट से निकलेगी? 2022-23 से। और 2022-23 में कितना पैसा एलोकेट किया गया? 73,000 करोड़, 73,000 करोड़। मतलब कि ये 20,000 करोड़ हटा दो तो इफेक्टिवली केवल 53,000 करोड़ बचता है मनरेगा में खर्च करने को इस साल 2022-23 में, मतलब अगले साल 2022-23 में। तो ये तो एक बड़ा ही प्रिकैरियस फिगर है। पिछले साल का उधार ही हम चुका रहे हैं, 17,000 करोड़ 20-21 का हमने 21-22 में चुकाया, 21-22 के 20,000 करोड़ का हिसाब हम 2022-23 में चुकाएंगे। तो कुल मिला के बताया क्या जा रहा है कि मनरेगा में अलॉटमेंट हो रही है कम। एक तो ये चीज यहां पे पॉइंट आउट की गई इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में था, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर फिगर्स हैं, इन फिगर्स को आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। एक सवाल यहां पे ये उठाया जाता है कि मनरेगा में कितना पैसा एलोकेट करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना एलोकेशन करना है बजट में, ये सरकार कैसे डिसाइड करती है? तो ये सरकार दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल से डिसाइड करती है। पहला वेरिएबल है द प्रोजेक्टेड पर्सन डेज ऑफ द कमिंग ईयर, और दूसरा है द वेज रेट। तो कितने परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज का मतलब होता है वर्क एंटिसिपेटेड फॉर द ईयर। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आपको पता है देश है, देश के बहुत से राज्य, राज्य के बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है। वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज्य की सरकार को रिपोर्ट देता है कि भाई हमारे यहाँ पे इतने परसेंटेज की जरूरत है मनरेगा के अंदर। राज्य की सरकार रिपोर्ट कंपाइल करती है, केंद्र के पास भेज देती है, केंद्र के पास कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पहुंचती है, और उस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को वेज रेट से मल्टीप्लाई करके केंद्र की सरकार अलॉटमेंट करती है। ऐसा ये समझा जा रहा है कि केंद्र की सरकार यहां पे मनरेगा के अंदर अलॉटमेंट करना नहीं चाहती है, ऐसा ऑथर यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो तो मनरेगा MIS रिपोर्ट R2.2.2, इसके जो मंथली प्रोजेक्शंस है जिसको सेंटर ने अप्रूव किया है, इसमें जब परसेंटेज की रिपोर्ट निकल के आई तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 में यह पता चला कि Q4 में Q3 के कंपैरिजन में 18.4% ज्यादा डिमांड थी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2021-22 जिस साल में हम लोग चल रहे हैं, इसमें Q4 में Q3 के कंपैरिजन में कम डिमांड हो गई। ये कम डिमांड क्यों हो गई? इसका एक रीजन, एक सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद सरकार यहां पे ओवरऑल कम पैसा एलोकेट करना चाहती है, कम पैसा खर्च करना चाहती है मनरेगा के मीडियम के थ्रू, ठीक है ना। पहले 3 क्वार्टर्स के रिस्पेक्ट में चौथे क्वार्टर्स में ओवरऑल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से कंपाइल नहीं किया गया, और मोस्ट प्रोबेबली सरकार यहां पे मनरेगा के अंदर पैसा कम एलोकेट करना चाह रही है। ये ऑथर यहां पे बोल रहा है, इसके लिए कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। प्लस एक और मेजर पॉइंट इस आर्टिकल में उठाया गया, मनरेगा के चार्टर के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार मनरेगा के अंदर जितना दिन का रुपया एलोकेट करती है वो राज्य की सरकार का जो मिनिमम वेज लेवल होता है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट अ क्लियर मैंडेट ऑफ मनरेगा एक्ट दैट वेज रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी लोअर देन द मिनिमम वेज इन ईच स्टेट। हर स्टेट का जो मिनिमम वेज है उससे कम केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे सकती, लेकिन ये यहां पे ब्लॉक हो रहा है। अगर आप देखो तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अनूप सतपथी। उसने बोला कि भाई एज ऑफ जुलाई 2018 नीड बेस्ड अगर नेशनल मिनिमम वेज देखी जाए तो वो निकल के आती है दिन की 375 रुपए। PAEG ग्रुप के हिसाब से ये चीज, ये नीड बेस्ड जो मिनिमम वेज एक दिन की निकल के आनी चाहिए एक आदमी के लिए, वो निकल के आती है 269 रुपीस। लेकिन मनरेगा में जो पैसा पे किया जाता है ना एक दिन का, वो दिया जाता है 209 रुपीस पर डे के हिसाब से। मतलब कि यहां पे केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए ऑथर बोल रहा है कि मिनिमम वेज रेट जो एक दिन का 375 या कह लो 269 होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद PAEG रिपोर्ट, वो केंद्र की सरकार से केवल 209 रुपए पर डे जा रहा है। मतलब पर डे का एलोकेशन केंद्र की सरकार की तरफ से नरेगा का केवल 209 रुपए का है, जो कि काफी कम यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर यहां पे सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है। एक पॉइंट तो यह है कि सरकार परसेंटेज, एस्टिमेटेड परसेंटेज, प्रोजेक्टेड परसेंटेज को सही तरीके से एसेस नहीं कर रही है। जितनी मनरेगा की रिक्वायरमेंट है उतना परसेंटेज यहां पे एलोकेट नहीं किया जा रहा। दूसरा, वेज रेट भी कम दिया जा रहा है, 209 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। इस साल भी बहुत ज्यादा दिया जाएगा पता नहीं। तीसरा, सरकार ने पैसा कम एलोकेट किया है, 73,000 रुपीज एलोकेट किया गया, 73,000 करोड़, 20,000 करोड़ तो पिछले साल का उधार निकल जाएगा, तो 53,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 40-50 हजार करोड़ रुपए साल के एंड तक सरकार और एलोकेट कर देगी। लेकिन शुरुआत में एलोकेशन अगर आप ठीक ठाक तरीके से कर दो तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। 53,000 करोड़ रुपए में तो जितनी रिक्वायरमेंट है उनमें से सिर्फ 16 दिन की इंप्लॉयमेंट मिल पाएगी लोगों को,
और हो सकता है अगले 3-4 महीने में 53,000 रुपए करोड़ खत्म भी हो जाए, क्योंकि राज्य की सरकारें बहुत तेजी से मनरेगा के अंदर प्रोग्राम मतलब अपना काम बांटती हैं। तो ओवरऑल कम पैसे को एलोकेशन, कम पर्सन वर्क डेज को एस्टिमेट करना और वेज रेट कम रखना, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर यहां पे। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। द डीएमके सरप्राइजिंग साइलेंस, इट्स स्टैंड ऑन ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज अनक्लियर। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया। इस फ्रेमवर्क के अंदर डेडलाइन थी कि भाई आप अपना फीडबैक दो, अलग अलग राज्य की सरकारें अपना फीडबैक दें। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके की सरकार है उसने अब तक इस ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर अपना कोई भी फीडबैक नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, ये ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी के लिए पैटर्न ऑफ एजुकेशन को बदला जा रहा है। जैसे अभी आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा, उसके बाद 2 साल पढ़े तो 12वीं कक्षा की, उसके बाद आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, तो 10+2+3 का पैटर्न चलता है। इस पैटर्न को यहां पे बदलने की कोशिश की जा रही है और थोड़ा अलग तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। अब बात यह है कि तमिलनाडु के अंदर जब भी नेशनली कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है केंद्र की सरकार के द्वारा, तो तमिलनाडु की जो सरकार है वो इन एजुकेशनल पॉलिसीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस बार ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, इसमें तमिलनाडु की सरकार की तरफ से कोई भी व्यू पॉइंट निकल के नहीं आया है, कोई भी पार्टिसिपेशन यहां पे निकल के नहीं आया है। अब इन ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स में कहा क्या जा रहा है, इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स तय की जा रही है। वैसे तो देखा जाए तो ग्रेड 12, अगर आपको किसी मान लो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में घुसना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12वीं कक्षा की, बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया या बीकॉम या बीएससी का कोई कोर्स ज्वाइन किया, तो आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में घुस रहे हो। तो इन ड्राफ्ट रेगुलेशन में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में घुसने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास ग्रेड 12 का, कक्षा 12 का या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ शब्द यहां पे और जोड़ दिए गए हैं। क्या शब्द है? एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर of undergraduate program will be open to those who have met the entrance requirement including special levels of attainment। अब ये जो पर्टिकुलर वर्डिंग्स है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल 12वीं कक्षा का एग्जाम पास नहीं करना है, शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी यहां पे इंक्लूड किया जाए। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां पे इंक्लूड हो जाता है तो वो कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, क्या इसमें पूछा जाएगा, इन सब चीजों के ऊपर एक बहस जरूरी है। और इस बहस में तमिलनाडु की सरकार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें भी क्लियर नहीं है। जो भी आपका 10+2+3 के बाद ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 2-3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि जो सर्विस एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, पीसीएस का एग्जाम हो गया, तमिलनाडु पीसीएस कह लो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस कह लो, उत्तर प्रदेश पीसीएस कह लो, इस प्रकार के एग्जाम्स को कंपीट करने के लिए आपके 3 साल के कोर्सेज इनफ होंगे या 4 साल के कोर्सेज इनफ होंगे, अभी इस बात को लेके एक कंफ्यूजन है। ठीक है, इस आर्टिकल में जो कुछ बताया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आपका ड्राफ्ट NEHQF बन रहा है, ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसमें 3-4 चीजों के ऊपर अभी डाउट है कि अगर आपको सर्विस लेवल का एग्जाम देना है, ठीक है ना, यूपीएससी टाइप, पीसीएस टाइप, तो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जरूरी होगा, 4 साल का, इसके ऊपर अभी क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस 12वीं कक्षा पास करने के बाद, 12वीं गेट के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट में घुसने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, इस बात पे चीजें क्लियर नहीं है। और एक बार आप 3 साल या 4 साल के कोर्स में घुस गए तो पहले साल के बाद दूसरे साल के घुसने के लिए, तीसरे साल के बाद चौथे साल में घुसने के लिए क्या आपको कोई एग्जाम देना है? तो समझिए, एनईपी के अंदर हायर एजुकेशन में अगर आपने पहला ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा ईयर कंप्लीट कर लिया तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा ईयर कंप्लीट कर लिया तो डिग्री मिलेगी। अब दूसरा ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आपको तीसरे ईयर में एंट्री मारनी है तो क्या इसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या इसके लिए भी अभी कोई एग्जाम है? क्योंकि अभी के लिए क्या होता है कि बीटेक में एक चीज डिफॉल्ट है, बीटेक या कोई भी कोर्स देख लो, मान लो आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया, आप सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई, फेल हो गए आप, उसके बाद भी आप तीसरे ईयर में पहुंच जाओगे और वहां के से साथ साथ पुरानी बैकों को क्लियर करने की कोशिश करोगे, पुराने सब्जेक्ट जो फेल हुए उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे। अभी के सिस्टम में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मान लो 3 साल का है, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद तीसरे साल में एंट्री के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, सीधे सीधे पास कर दिए जाओगे? क्योंकि जब बात आती है स्किल सेट पे, तो 1 साल की पढ़ाई के बाद आपको स्किल मिली ना मिली इसको एसरटेन करना जरूरी है। और एसरटेन करने में मान लो आपको स्किल नहीं मिली तो अगले साल में जा पाओगे नहीं जा पाओगे इसकी कोई गारंटी है नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, गारंटी नहीं, क्लैरिटी नहीं है।
और तमिलनाडु का जो सिस्टम है एंट्रेंस एग्जाम का, वो तो कुछ कुछ ऐसा है कि भाई आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के ऊपर ही आपको एडमिशन दे दिया जाता है मेडिकल के अंदर। तो ऐसे केसेस में एंट्रेंस एग्जाम के कल्चर को अगर इन एनईक्यूएफ में एनएचईक्यूएफ में प्रमोट किया जाता है तो तमिलनाडु की बेसिक एजुकेशनल एथोस के अगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए इन गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करने में तमिलनाडु के मिनिस्टर्स का, ओवरऑल तमिलनाडु की सरकार का इन्वॉल्व होना जरूरी है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। यह बेसिक मुद्दा यहां पे उठाया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर। और ऐसा बोला जा रहा है कि तमिलनाडु की सरकार को अभी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, बाद में जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होने लगेगी उस समय पे तमिलनाडु की सरकार चिल्ला चिल्ला के अगेंस्ट बोलेगी तो वो ठीक नहीं, जैसे नीट में अभी हम देख रहे हैं। अगले आर्टिकल में चलते हैं। यूज इंटरनेशनल लॉ कॉल आउट चाइनाज वायलेशन। तो क्वाड की मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, और वहां पे जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं जयशंकर साहब, इन्होंने बोला कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कुछ भी चाइना ने किया दैट वाज इन डिसरिगार्ड टू रिटन एग्रीमेंट्स। जो कुछ भी रिटन एग्रीमेंट्स थे उनका ब्लेटेंट वायलेशन किया है चाइना ने, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। और ओवरऑल ये जो चाइनीज पैटर्न है ये साफ साफ चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को डिस्प्ले करता है। और ये चाइनीज एक्सपेंशनिज्म केवल इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर रहा है चाइना, ये साउथ चाइना सी में भी कर रहा है, ये ताइवान के अगेंस्ट भी कर रहा है। इंडिया चाइना एलएसी एंगेजमेंट बहुत सारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स के आधार पे होता है। 1993 का एक एग्रीमेंट था इंडिया चाइना के बीच में, जिसमें यह बात क्लियर कट लिखी थी कि कोई भी साइड दूसरे के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी किसी भी तरीके से। उसके बावजूद आप देखो तो गलवान वैली का जो कैश हुआ था जून 2020 में, 15 जून 2020 को, वहां पे जबरदस्ती धोखे से फोर्स का प्रयोग करने की कोशिश की चाइना ने, अपने रिटर्न एग्रीमेंट्स को तोड़ा। इसी 1993 के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चंस को पीसफुली और फ्रेंडली कंसल्टेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। आर्टिकल 1 ऑफ द 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये बोलता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी का यूज एक दूसरे के अगेंस्ट इंडिया चाइना नहीं करेंगे। सारे के सारे लॉ को यहां पे वायलेट किया चाइना ने। फिर यूज ऑफ फोर्स के प्रोहिबिशन को आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 8 ऑफ 2005 एंड 2000 एग्रीमेंट्स में भी लिखा गया, मतलब आर्टिकल 1 ऑफ 2005 एग्रीमेंट एंड आर्टिकल 8 ऑफ 2013 एग्रीमेंट। इन सारे एग्रीमेंट्स को यहां पे तोड़ दिया। इनफैक्ट आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर को भी यहां पे ओवरऑल चाइना ने वायलेट किया। तो बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे उनको तोड़ दिया चाइना ने ओवरऑल इस गलवान मिलिट्री क्लैश के बाद, एलएसी के ट्रांसग्रेशंस के बाद। यूएन चार्टर को भी यहां पे चाइना ने ओवरऑल वायलेट किया। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली चाइना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ कर रहा है, बहुत सारी और कंट्रीज के अगेंस्ट भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में फिलीपींस के फेवर में एक रूलिंग आई थी। कहां से? तो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर एक ट्राइब्यूनल था, और उस ट्राइब्यूनल ने एक मैरीटाइम डिस्प्यूट में, जो कि डिस्प्यूट चाइना वर्सेस फिलीपींस था, उसमें फिलीपींस के फेवर में रूल किया। लेकिन उस पर्टिकुलर रूलिंग को चाइना ने खारिज कर दिया। उसने बोला कि ये रूलिंग गलत है, ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मतलब इंटरनेशनली सेटल्ड प्रिंसिपल्स को भी चाइना ने ओवरऑल यहां पे मानने से मना कर दिया। तो कुल मिला के ओवरऑल यहां पे क्या कहने की कोशिश की जा रही? कहने की ये कोशिश की जा रही है कि ये जो चाइना की जो बेलिकोसिटी है टुवर्ड्स इंडिया, और जो कुछ भी साउथ चाइना सी में इंडिया कर रहा है, ये चाइना का जो कंसेप्शन है ना रूल ऑफ लॉ के हिसाब से वो कर रहा है। देखिए चाइना में है सोशलिस्ट रूल ऑफ लॉ, और जो चाइना का जो सोशलिस्ट रूल ऑफ लॉ है वो केवल एक प्लेयर को इंपॉर्टेंट मानता है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो करेगी वो सही करेगी, और इंटरनेशनल लॉ में पार्टिसिपेट करके उस लॉ को इस प्रकार से मोल्ड करके अपने सिचुएशंस को समय समय पे डाइदर करके ओवरऑल जो कुछ भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में जाता है उस प्रकार से चीजों को करना यहां पे ऑब्जेक्टिव है चाइना का। वैसे तो चाइना ये क्लेम करता है कि इट इज अ डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रिजीम, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है चाइना ने। डब्ल्यूटीओ के लॉस को कई बार तोड़ा है, कई बार अपनी करेंसी को जबरदस्ती मैनिपुलेट करके अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव किया है, इलीगल सब्सिडीज दी हैं अपनी कंपनीज को, एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव किया है, दूसरे कंट्रीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराया है। और ये सब कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अलग रह के नहीं किया जा सकता, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट से जुड़ के किया जाता है। तो चाइना इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करता है और फिर उन एग्रीमेंट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो तोड़ देता है, और फिर अपने ही आप कह लो इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से अपनी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल ताकत के दम पे। तो ये जो चाइना का अनएथिकल लीगल वॉरफेयर है ना, ये ओवरऑल किसी वॉर से कम नहीं है, ठीक है।
तो इंटरनेशनल लॉज को वेपनाइज करना ये एक स्ट्रेटजी है यहां पे चाइना की। अब इस वेपनाइजेशन को इंडिया को काउंटर करना है, तो इंडिया को भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एथिकल लॉ फेयर की, इंटरनेशनल लॉ का फायदा उठा के चाइना ने जो गलतियां की हैं उनको डेसिफर करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फुटिंग पे, इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस को उठा के चाइना को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिनाउंस करना, उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करना, उसके ऊपर इल्जाम लगाना, ऐसी कोई पॉलिसी यहां पे इंडिया को अपनानी चाहिए, ऐसा ऑथर यहां पे कह रहा है। लेकिन देखिए इंडिया ओपनली चाइना के अगेंस्ट ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो हार्ड या सॉफ्ट पावर है नहीं। हम अभी भी बहुत हद तक कुछ की इंपोर्ट्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी भारत सरकार इसी बात पे डरी होगी कि कल के डेट में हम इंटरनेशनली चाइना के अगेंस्ट ज्यादा कुछ बोल दें तो हो सकता है कि चाइना कुछ की इनपुट्स का इंपोर्ट इंडिया के अंदर बंद कर दे। जिस प्रकार के सैंक्शंस चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगा रखे हैं उस प्रकार के सैंक्शंस चाइना इंडिया के ऊपर लगा दे। चाइना भी जानता है कि एक लिमिट से ज्यादा इंडिया को डराएंगे तो बैकफायर कर सकता है, इसलिए ओपनली ट्रेड रिलेशंस वो तोड़ नहीं रहा है। रही बात इंडिया की, इंडिया ओपनली ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि इंडिया इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहता है। कल की डेट में चाइना से की इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर बंद हो जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को एक धक्का लगेगा। वैसे ही बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हेड बोल चुके हैं कि अगर इनपुट्स चाइना से आने बंद हुए हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के चलते हो ये रहा है कि हम चाइना के सामने मजबूर नजर आते हैं, और उस मजबूरी के चलते प्रभाष रंजन साहब जैसे कुछ लोग जब कोई व्यू पॉइंट देते हैं, जो कि इस आर्टिकल में इनका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा, उस व्यू पॉइंट को प्रैक्टिकली हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ओपनली चाइना से पंगा लेंगे, और उस पंगे लेने की हालत में हम अभी के लिए है नहीं। तो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।